स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 14 देखते हैं। तो हमारे चैप्टर 14 में है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट और उसके प्रभाव मतलब उसके इफेक्ट क्या क्या है यही देखेंगे। तो हमारा 14.1 है विद्युत अवयवों के प्रतीक। फ्रेंड्स हमने क्लास 6 के चैप्टर में देखा था कि सेल क्या होते हैं, बैटरी क्या होते हैं, इसको कैसे जोड़ा जाता है, तो बल्ब जलती है ना, कैसे विद्युत परिपथ को पूरा किया जाता है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए इसके आगे की देखते हैं। तो हमारा 14.1 है विद्युत अवयवों के प्रतीक। फ्रेंड्स वहाँ पर हमने सिर्फ उनके जो टर्मिनल से उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है इसके बारे में जाना था। अब हम इसमें जानेंगे कि उनके प्रतीकों को, मतलब जो विद्युत के अवयव हैं जैसे कि सेल है, बल्ब है, बैटरी है, इनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है ना, और इसको प्रतीकों के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, मतलब उसका आरेख कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है और कुछ विद्युत अवयवों को उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं यहाँ पर। तो आपको मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम या अवयव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस पुस्तक में मतलब एनसीईआरटी की बुक में हम यहाँ पर जो दर्शाए गए प्रतीक हैं उन्हीं का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इन प्रतीकों को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इसका उपयोग करके विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है, मतलब इसका परिपथ आरेख बनाया जा सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स आप इसको देखिए कि क्या है। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। ये जो विद्युत सेल है इसका प्रतीक क्या होता है, तो इसमें एक लंबी रेखा और एक दूसरी छोटी रेखा होती है ना। एक लंबी होती है और एक छोटी होती है, परंतु थोड़ी मोटी होती है और समानांतर होते हैं। तो आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल होता था, है ना। तो विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को और छोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। ओके, जैसे हम आगे देखेंगे। तो मैंने क्या बताया कि लंबी रेखा किसको डिनोट करती है, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल होते हैं इसमें। तो लंबी रेखा धन टर्मिनल को और छोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। ठीक है, अब बल्ब के लिए इस टाइप का आरेख बनाते हैं। ओके, तो स्विच के ऑन स्थिति के लिए या ऑफ स्थिति के लिए चित्र भी ये दर्शाया गया है। ये ऑन स्थिति का है, मतलब इससे ये जुड़ा हुआ होगा, और ये ऑफ स्थिति का है, मतलब यहाँ से ये अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो विद्युत परिपथ है उसके विभिन्न अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले जो संयोजक तार हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये संयोजक तार हैं, इनको रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको इस तरह से रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। अब हम देखेंगे कि बैटरी को कैसे दर्शाया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है, और बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। आप ये जो देख रहे हो यही बैटरी, मतलब यहाँ पर दो सेल जुड़े हुए हैं और ये बैटरी का प्रतीक है। ओके, तो क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स हम कुछ मतलब हमको कुछ ज़रूरत पड़ती है जब कुछ क्रियाकलाप करना होता है, तो एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है ना, और हम दो या दो से अधिक सेलों का एक साथ उपयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। ओके, तो ये देख रहे हो दो सेल है, तो इसका जो धन टर्मिनल है वो ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। जो दो या दो से अधिक सेल इस प्रकार से संयोजन को बैटरी कहते हैं। या फिर फ्रेंड्स या तो दो सेलों की बैटरी यूज करेंगे या फिर दो से अधिक सेलों की। यहाँ पर देख रहे हो आप 1, 2, 3 और 4। तो इसके धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है और इस तरह से बैटरी बनाया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो ये विद्युत परिपथ का चित्र है, ये सेल है और ये स्विच है और ये एक बल्ब है, और ये क्या है
तो ये संयोजित तार है, ठीक है। तो इसको, ये जो विद्युत परिपथ है, इसको आरेख के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो यहाँ पर ये बल्ब का प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है? ये बैटरी का प्रतीक है, ओके। और ये जो है ये स्विच का प्रतीक है, ठीक है। तो दर्शाए गए विद्युत परिपथ का आरेख यही है। तो फ्रेंड्स, टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने और टीवी के रिमोट कंट्रोल जो होते हैं, ऐसी कई युक्तियां हैं जिनमें बैटरी की उपयोग की जाती है। इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेल को जैसे चित्र में दिखाया गया है उसी तरह से दर्शाया जाता है ना। एक के बाद एक दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेल को क्या किया जाता है, एक दूसरे से सटाकर रख दिया जाता है। तो फिर सेलों को, टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं? तो किसी भी युक्ति की बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए, देख रहे हो आप। तो प्रायः इसमें एक मोटा तार, धातु की पत्ती होती है। यहाँ पर एक धातु की पत्ती होती है ना। इसमें तो सही से दिख नहीं रहा है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था तो उसमें हम सेल का मैंने चित्र बहुत सारा बनाया था, तो उससे हमने ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा था। तो जो एक सेल के धर टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। तो बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से और हमारी सहायता के लिए प्राय इन पर धन और ऋण चिन्ह अंकित होते हैं, है ना, ताकि हम उसको सही तरह से जोड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ट्रक की बैटरी देखी है? देखी है, जरूर देखी होगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो किस तरह से बनी होती है? क्या उसमें भी सेल लगे होते हैं? तो यहाँ पर एक और परिपथ सर्किट बनाया गया है, आप देख रहे हो। ये पीछे जो सर्किट है ये बंद परिपथ है, मतलब इसमें सर्किट जो है पूरी तरह से बंद है ना। और तभी यहाँ पर बल्ब जल रही है। अब दूसरे चित्र में हम देखेंगे तो ये जो सर्किट है ये खुली हुई है, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो जब इसको इससे जोड़ दिया जाएगा तभी ये बल्ब जो है जलने लगेगी, ठीक है, और नहीं तो ये बल्ब नहीं जल पाएगी। तो ये क्या हुआ, ये खुला परिपथ कहलाता है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बल्ब है उसमें एक पतला तार होता है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं, है ना। और ये तभी जलती है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो क्या हो जाता है, वो फ्यूज कहलाता है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो कुंजी या स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। ये जो स्विच है इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पर भी लगा सकते हैं या कहीं पर भी लगा सकते हैं। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ को तब बंद परिपथ कहा जाता है, ठीक है। और सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, मतलब जैसे ही इसको यहाँ से टच करवा देंगे तो पूरे परिपथ को बंद परिपथ कहेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, है ना। तो और जब स्विच ऑफ की स्थिति होती है तो परिपथ अधूरा होता है, अब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब यहाँ से ये मतलब संपर्क कट चुका है, ये यहाँ से अलग हो चुका है, तो ये खुला परिपथ कहलाएगा, ठीक है, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि जो बल्ब के तंतु है वो टूट जाते हैं तो भी बल्ब परिपथ जो है वो टूट जाता है, पूरा नहीं हो पाता और बल्ब नहीं जल पाती। फ्रेंड्स, आपने कभी देखा है कि जो बल्ब जलते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो गर्म क्यों होते हैं? तो चलिए उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो हमारा 14.2 है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ओके, तो फ्रेंड्स, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, है ना, तो वो गर्म हो जाती, तप्त हो जाती मतलब गर्म हो जाती है, और इसी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सर्किट है, तो ये एक बोर्ड है, इसमें 2 कीलें लगी हुई हैं और इसमें एक नाइक्रोम का तार लगा हुआ है और ये एक परिपथ है। यहाँ पर बैटरी है और ये स्विच है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हो स्विच जो है ऑफ की स्थिति में। जब इसको स्विच को ऑन करते हैं तो ये परिपथ जो है पूरा हो जाता है
और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और यहाँ से इस तार के माध्यम से जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होने लगेगी और ये जो नाइक्रोम का तार लगा हुआ है वो गर्म हो जाएगा, है ना। हम इसको अगर टच करके देखते हैं तो ये गर्म हो जाती है, तो यही क्या कहलाएगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाएगा। ओके, आपने घर में खाना बनाने वाला हीटर देखा है, खाना बनाने वाला हीटर या जो रूम हीटर होते हैं उनमें ये विद्युत तापीय प्रभाव के कारण ही वो जलने लगते हैं, ठीक है। इन उपकरणों में तारों की कुंडली होती है जिसे विद्युत तापन अवयव या एलिमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ये एलिमेंट क्या होता है। तो आपने जो कमरे को गर्म करने या खाना पकाने वाला जो विद्युत तापक देखा है उसमें तारों की एक कुंडली होती है। कुंडली मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे राउंड 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 लिपटे होते हैं, है ना। तो इनमें जो तारों की कुंडली होती है वो उसमें विद्युत तापन या विद्युत अवयव या एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब किसी विद्युत उपकरण में मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में रखते हैं तो इनके जो अवयव हैं वो लाल मतलब रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। जैसे कि ये हीटर है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये इसका जो एलिमेंट है मतलब जो तार है वो रक्त तप्त हो जाएगी, बिल्कुल लाल कलर में दिखने लगती है और उसमें से ऊष्मा प्रवाहित होने लगती है ना। तो किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे वह बना है उसकी लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है ना। और मतलब अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग पदार्थों की बनाई जाती है और उसकी लंबाई और मोटाई भी तार के उपयोग के अनुसार से किया जाता है। तो विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग होने वाले जो तार हैं वो मतलब सामान्यतः गर्म नहीं होते, है ना। और इसके ठीक उल्टे कुछ संधारित्र मतलब कुछ विद्युत अवयव हैं जिनमें अधिक मतलब बहुत अधिक तप्त मतलब गर्म हो जाते हैं और हमें आसानी से दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब देखा है आपने, तो इसके तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होने लगते हैं, मतलब प्रकाश देना शुरू कर देते हैं, है ना। ओके, तो फ्रेंड्स, निमंजक, तापक मतलब इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है, ठीक है। विद्युत परिपथों को जोड़ने वाले तार संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। विद्युत बल्ब के तंतु उच्च तप्त होकर प्रकाश देते हैं, जैसे कि मैंने बताया। विद्युत फ्यूज बनाने में, अच्छा ये हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि किसी तार से मतलब बड़े परिमाण मतलब बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक गर्म हो जाता है कि वो पिघल कर टूट जाता है ना। तो पर क्या ये संभव है कि कोई तार पिघल कर टूट जाए, है ना। तो फ्रेंड्स, जो विद्युत बल्ब है जिसका उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है और जो हमें ऊष्मा भी देते हैं, मतलब जब बिजली या बल्ब को हम जलाते हैं तो वो काफ़ी गर्म हो जाती है जो कि सही नहीं है ना। और इससे काफ़ी मात्रा में विद्युत की क्षति होती है। तो इस क्षति को बल्बों के स्थान पर मतलब प्रदीप्त नलिकाओं मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट, जो ट्यूब लाइट होती है उसको फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट बोलते हैं, इसका उपयोग करके कम किया जा सकता है। या फिर सहज प्रदीप्त लैंप या CFLs भी विद्युत की क्षति को कम करते हैं, है ना। और इन्हें सामान्य बल्ब होल्डरों में लगाया जाता है। और फिर भी बल्ब जो है प्रदीप्त नलिकाओं या CFLs को मतलब खरीदने से पहले इसमें भारतीय मानक ब्यूरो मतलब ISI के चिन्ह को देखना चाहिए, है ना। क्योंकि किसी भी विद्युत साधित्र को खरीदने से पहले ये चिन्ह को देख लेना बहुत जरूरी होता है। ISI ये जो चिन्ह है वो सुनिश्चित करता है कि जो विद्युत उपकरण है उसके निर्माण में सुरक्षा संबंधी सभी शर्तों को ध्यान में रखा गया है या नहीं, और इसके उपयोग करने में जो ऊर्जा की क्षति होती है वो न्यूनतम होती है। ओके, तो फ्रेंड्स, आजकल LED बल्ब्स भी यूज़ किए जा रहे हैं और LED बल्ब्स का ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ये मतलब काफ़ी कम गर्मी पैदा करते हैं और कम बिजली खपत होती है इसमें।
ओके। तो फ्रेंड्स, अब विद्युत फ्यूज क्या होता है विद्युत संयंत्रों में? फ्रेंड्स, कुछ विशेष पदार्थ के जो तार हैं, पदार्थ से बने जो तार हैं, जब उसमें बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे शीघ्र ही पिघल कर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। अब ये विद्युत फ्यूज क्या होता है? तो जो भवन या मकान है, तो उसमें उसके जो विद्युत परिपथ है उसमें फ्यूज लगाए जाते हैं, और जो विद्युत परिपथ है उसमें से धारा प्रवाहित की जा सकने वाली धारा की कोई अधिकतम सीमा हो जाती है। मतलब जब उसमें बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो उसमें सुरक्षा, मतलब उसको सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है ना। और उसमें जो सुरक्षा पूर्वक प्रवाह किया जाता है विद्युत धारा को, यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार क्या होते हैं? अतिदीप्त हो सकते हैं, जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा हो तो ये जो वो पिघल जाएगा, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है, और फ्यूज जो है एक सुरक्षा युक्ति की तरह काम आता है हमारे लिए। जो विद्युत परिपथ की क्षति और जो संभावित आग लगने की संभावना है उससे हमको सुरक्षा प्रदान करता है ना। तो फ्रेंड्स, आपने कभी शॉर्ट सर्किट का नाम सुना है? तो विद्युत परिपथ में बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, या विद्युत तारों के सीधे संपर्क हो जाने के कारण, या फिर किसी टूट फूट या तारों में विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इसे क्या बोला जाता है? लघु पतन या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसी को शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। ओके। और अत्यधिक धारा प्रवाहित होने के कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों के संयोजित करना भी इसका एक कारण हो सकता है शॉर्ट सर्किट का। ऐसे परिपथ में अति भारण हो सकता है, मतलब उसका कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आपने समाचार वगैरह में सुना होगा कि अति भारण या लघु पतन, मतलब शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने वाली घटनाएं आप जानते ही होंगे इसके बारे में। तो ये सब क्या है? जो फ्यूज जो लगाते हैं उसके द्वारा इसको कम किया जा सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने एमसीबी का नाम सुना है? आजकल फ्यूज के स्थान पर ये इसका नाम क्या होता है? लघु परिपथ विच्छेदक, मतलब एमसीबीज बोला जाता है। इसका उपयोग बहुत अधिक बढ़ रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये स्विच होते हैं जो खुद ही ऑफ हो जाते हैं, और इन्हें फिर से ऑन कर दे तो विद्युत परिपथ में फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो एमसीबी है उनके ऊपर भी आईएसआई का मार्क हमें देख लेना चाहिए। ठीक है। और हमेशा आईएसआई चिन्ह वाले मतलब फ्यूजों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। ओके, क्योंकि ये बहुत सुरक्षित होते हैं, और किसी भी मतलब स्थान पर जो धातु की पट्टी या जो तार है उनका यूज नहीं करना चाहिए। ओके। तो फ्रेंड्स, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा या का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम 14.3 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देख रहे थे। तो इसका उपयोग किस में होता है? इसका उपयोग चुंबकों के निर्माण में होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर एक सर्किट देख रहे हो, ये एक डिब्बी टाइप की बनी हुई है, और ये इसके अंदर क्या लगा हुआ है? ये एक सुई है, चुंबकीय सुई है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देख रहे हैं। ठीक है। तो इसका यूज चुंबक के निर्माण में किया जाता है। तो ये एक सर्किट है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ये स्विच है, और ये बैटरी है, और यहाँ पर एक तार लिपटी हुई है, और ये जो है एक चुंबकीय सुई है। ठीक है। तो हम जानेंगे कि ये चुंबकीय सुई मतलब चुंबक के प्रभाव में किस तरह से कार्य करती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई जो है संकेत करती है उसे नोट कर लेंगे। ओके। और इस जो चुंबकीय सुई है इसके निकट एक अगर छड़ चुंबक लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि
ये जो चुंबकीय सुई है वो हिलने लगती है, ठीक है। और जब इसका स्विच ऑन होता है तो हम देखते हैं कि ये चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित, मतलब ये विक्षेपण होता है इसमें, मतलब ये हिलने लगती है सुई जो है। ओके, और स्विच ऑफ करते ही फिर से अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ये जो सुई है वो एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित होती है। तो हमने ये भी देखा कि चुंबकीय सुई के निकट जो तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब ये जो तार लिपटे हुए इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो सुई विक्षेपित होती है। तो क्या हम इन प्रेक्षणों के द्वारा मतलब इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है? तो फ्रेंड्स, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड। तो ये इन्होंने सबसे पहले यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देखा कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय व्यवहार कहते हैं, ठीक है। तो वास्तव में चुंबकीय धारा का उपयोग चुंबक के निर्माण में ही किया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जाना कि चुंबकीय धारा के प्रवाह से किस तरह से चुंबक का निर्माण किया जाता है। अब 14.4 देखेंगे, विद्युत चुंबक। तो लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार में लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक लोहे की कील है जिसमें एक तार लिपटी हुई है और ये एक सर्किट से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये जो सर्किट है वो बंद है। तो और ये आप यहाँ पर जो देख रहे हो ये पतली पतली आलपीन है या छोटी छोटी सुई है रखी हुई है। तो जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो सुई है वो इस पिन से चिपक जाती है, ठीक है। ये जो पिन है इस सुई से कील से चिपक जाती है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं तो ये जो पिन है वो फिर गिर जाते हैं नीचे। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, मतलब ये जो कुंडली है वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। और जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तब तो कुंडली का चुंबकत्व भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अधिक प्रबल बनाया जा सकता है, ये अत्यधिक भारी बोझ भी उठा सकती हैं। जैसे कि हमने क्लास 6 के लास्ट चैप्टर में 13 में देखा था कि क्रेन किस प्रकार से कचरों को उठाती है, मतलब लोहे के सामानों को किस प्रकार से उठाती है, सॉरी कचरा बोल गई मैं। तो क्रेन के सिरों पर प्रबल विद्युत चुंबक लगे होते हैं, है ना, जिसके द्वारा बहुत भारी भारी सामानों को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, ठीक है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थ को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। और जो डॉक्टर है वो मान लो किसी की दुर्घटनावश आँख में चुंबकीय पदार्थ गिर गया तो उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो उसको बाहर निकालने के लिए नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे खिलौनों के अंदर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं, आपने देखा ही होगा ऐसे खिलौने। फ्रेंड्स, हमारा 14.5 है विद्युत घंटी। अब हम विद्युत घंटी के बारे में जानेंगे। ये आप देख रहे हो चित्र, विद्युत घंटी का चित्र होता है जो हमारे जिसको डोरबेल भी बोला जाता है। तो ये विद्युत घंटी का मॉडल है और उसका परिपथ है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि विद्युत घंटी क्या होती है। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। तो चलिए देखते हैं कि विद्युत घंटी कार्य कैसे करती है। तो इसमें एक विद्युत घंटी का एक विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें एक लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। ये जो आप देख रहे हो लोहे के तार है, इसमें कुंडली लिपटी हुई है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा हुआ है। इसके एक सिरे से ये हथौड़ा जुड़ा हुआ है और लोहे की पत्ती के समीप संपर्क पेच होता है। जो आप देख रहे हो ये
संपर्क पेच है। ठीक है, काफ़ी छोटा डायग्राम बना दिया मैंने, बड़ा बना होता तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। जब ये लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तब क्या होता है, विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, मतलब ये सर्किट जो है वो पूरा हो जाता है और कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे विद्युत चुंबक बन जाता है। और यह लोहे की पत्ती जो है क्या करती है, ये जो लोहे की पत्ती है इसको अपनी ओर खींचती है। ओके, इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है, मतलब अपनी ओर खींचता है, तो परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा प्रवाह समाप्त हो जाता है। ओके, और जब ये कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती तब लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच से स्पर्श करती हैं। इस परिपथ में के फिर से पूरा हो जाने पर कुंडली से फिर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारती है। यह प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है और बार बार दोहराई जाती है। हर बार जो परिपथ जो है पूरा होने पर हथौड़े से घंटी टकराती है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने क्या आविष्कार किया था? इन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए। आप जानते हो कि थॉमस अल्वा एडिसन कौन है, सभी ने इनके बारे में पढ़ा ही होगा। तो ये जब छोटे थे तो इनको मंदबुद्धि बालक के रूप में इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। तो फिर इनकी माँ ने इनको घर में ही रखकर पढ़ाया और एक स्थिति ऐसी आई जब ये दुनिया के महान साइंटिस्टों में गिने जाते हैं। ओके, और हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड, इन्होंने क्या देखा? धारा प्रवाह से चुंबकीय सुई में विक्षेप, सबसे पहले इन्होंने ही देखा था। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। विद्युत धारा के दो प्रभावों के नाम बताइए, मतलब विद्युत धारा के दो उपयोग के बारे में बताना है आपको। एमसीबी का उपयोग बताइए, एमसीबी का क्या यूज होता है ये बताइएगा। इस चैप्टर में मैंने बताया आपको। सीएफएल का पूरा नाम बताइए और हीटर की कुंडली किससे बनी होती है ये बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। ओके, तो और वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को पहुंचाइए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।